किसी भी राजनीतिक दल में इतना पावर नहीं है कि आपका वो मूल अधिकार छीने। तो आपको ना तो बीजेपी से डरना है, ना ही आरजेडी से डरना है, ना ही कांग्रेस से डरना है, ना ही तृणमूल कांग्रेस से डरना है। मतलब किसी भी भारतीय राजनीतिक पार्टी से, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय या सरकार में बैठी मोदी जी ही क्यों ना हो, आपको उनसे डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास मूल अधिकार है। और एंकर जो भी टीवी पे बैठकर जितना बात बोल रहा होता है, जिसे उसे जितना अधिकार है उतना ही अधिकार आपको ये आर्टिकल्स देती हैं 90। जय हिंद, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, खास करके जितने भी कृषि से जुड़े लोग हैं, गांव से जुड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने शिक्षा को नज़दीक से नहीं देख पाया है, जिसके कारण सरकारें, पार्टियां, नेता उनको हमेशा से अलग बातों में उलझा देती हैं और उनको अपने अधिकारों का समझ नहीं हो पाता है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है और मौलिक अधिकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे, भारत के संविधान पे। मेरा ये मकसद है कि हर लोग गांव से लेकर शहर तक इस बात को समझे कि सरकार किस तरह से उनके कई अधिकारों को हनन करती है, उनको पता तक नहीं चलता है। लेकिन अगर उनको ये जानकारी होगा कि उनका मौलिक अधिकार क्या है, तो वो किसी भी जगह अपने अधिकार को लेकर के खड़ा रहेंगे और कोई भी उनका अधिकार छीन नहीं सकता है। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान और उसके मौलिक अधिकार के बारे में। वैसे अगर बात करें हम लोग, तो मौलिक अधिकार को हम लोगों का भारत का जो मूल धरोहर माना गया है। अगर मौलिक अधिकार खतरे में आ जाती है तो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, आप समझिए, जो वोट देकर सरकार चलाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनका अगर मौलिक अधिकार ही खतरे में हो गया तो सरकार अपनी मनमानी किस तरह करेगी। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार क्या है और किन किन चीज़ों का रक्षा करती है मौलिक अधिकार। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान जब बना 1950 में देश में लागू किया गया 26 जनवरी को, और मूल संविधान में हम लोग अगर देखें तो 395 अनुच्छेद थे और अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये संविधान का ढांचा है जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ आज भाग 3 को पढ़ेंगे और भाग 3 के बारे में जानेंगे, उसके विशेष के बारे में। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में 6 अधिकार दिए गए हैं लोगों को, जिनमें अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो वो 6 अधिकार क्या हैं? लेकिन एक बात जान लेते हैं कि 6 अधिकार अभी हैं, और पहले 1978 से पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, जिसमें मौलिक अधिकार में हमारा संपत्ति का अधिकार था। मौलिक अधिकार में 7वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में वर्णन किया गया था जिसका। लेकिन 1978 के 44वां संविधान संशोधन में सदन के द्वारा 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उसे कानून के तहत रख दिया गया अनुच्छेद 300 क में। तो अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। लेकिन बाद में भी पता जानेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार को नहीं हटाना था तो हटाया क्यों गया। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर मौलिक अधिकार का जो स्वरूप है और किस किस चीज़ों को हमारी रक्षा करती है संविधान और सुप्रीम कोर्ट, जिसे कि मौलिक अधिकार के 6 जगहों पर रखा गया है। देखिए, मूल अधिकार है ये, और पहला अधिकार जो दिया जाता है वो समता या समानता का अधिकार दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ इक्वलिटी। सब लोग बराबर हैं, समान हैं, इसका अधिकार। देखिए, हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में यह वर्णन किया गया है कि जो अधिकार है हमारा समानता का, ये सब नागरिकों को समान दिया गया है। और जिसमें एक आर्टिकल बहुत चर्चित थी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 15। ये आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी, देखा जाए तो इस बात को लेकर के ही छुआछूत, जिसको भेदभाव, छुआछूत, पहले जाति प्रथा में जिस तरह था, आज़ादी से पहले हमारे देश में किस तरह जो नीचे तबके के लोग होते थे उनके साथ जो छुआछूत भेदभाव किया जाता था, संविधान जब बन रहा था तो सबसे ज़्यादा जोर उसी बात पर दिया गया था। और माननीय भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, उस चीज़ से वो जूझ चुके थे, उस चीज़ को वो देख चुके थे कि किस तरह हमारे भारतीय समुदाय में आज़ादी से पहले जो वर्गों में बटा हुआ देश था, उच्च वर्ग, नीची वर्ग, जिसके कारण छुआछूत कितना फैला हुआ था, जिसको लेकर के आर्टिकल 15 को लाया गया, जिसे कि कहा गया कि ये उन सभी बातों का विरोध करता है जिससे छुआछूत होती है और लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं।
और ये बात समझने की है। और आज भी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा इस बात को लेकर लड़ता है कि छुआछूत पहले किस तरह चरम पर था और संविधान आने के बाद कम हुआ है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भेदभाव है। और आर्टिकल 15 इसी बात को लेकर के इस बात का विरोध करती है कि कोई भी किसी से छुआछूत जाति धर्म पे नहीं कर सकता है, लिंग पे नहीं कर सकता है। कोई किसी जाति का हो, आप नहीं उसे उसके जात को लेकर के उसे छुआछूत नहीं कर सकते हैं। कोई किसी लिंग का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, गोरा हो, काला, रंग भेद भी नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 अधिकार देता है उसको। अगर आप उल्लंघन करते हैं आर्टिकल 15 का तो फिर आप पे कानून कार्रवाई हो सकती है। अब आगे देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, मतलब आप स्वतंत्र हैं। और इसी अधिकार का सबसे ज्यादा फायदा नेता लोग उठाते हैं। आर्टिकल 19 है, देखते हैं, और 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 स्वतंत्रता आपको देती है, अभिव्यक्ति की आजादी देती है, घूमने की आजादी देती है, कि कहीं भी काम करने की आजादी देती है। तो आर्टिकल 19A या क में यह वर्णित किया गया है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है कि जिससे आगे वाले को बुरा लगे। लेकिन यहाँ लोग इस बात को नहीं समझते हैं। हम लोग अगले चैप्टर में या अगले विषय में जब बात करेंगे तो हम लोग आज मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे मौलिक कर्तव्य का, कि अगर हमें मौलिक अधिकार दिया गया है तो मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान और भारतीय के लोगों के लिए कितना जरूरी है। और हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या क्या सिखलाता है। हमें अधिकार तो दे दिया, हमारा कर्तव्य क्या है वो भी सिखलाता है। उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन 19A आपको बोलने की आजादी देती है, जिससे सारा मीडिया चैनल या जो भी इंस्टीट्यूट खुल के बोलते हैं, अपने विषय को रखते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं जनता के सामने, लोगों के सामने, या कोई भी व्यापार हर कुछ जो करता है आपको ही 19 से 22 तक। उसके बाद एजुकेशन का जो हम लोग देखते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन, इसी भाग में मिलता है स्वतंत्रता के ही अधिकार में। आप लोग 21 का देखें तो उसमें आपको मिलेगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और 21 में ये हमको मिलता है जीवन का अधिकार, मतलब मृत्यु से रक्षा। संविधान का ये अधिकार है, कानून का ये दायित्व है कि हर एक लोगों का, हर एक व्यक्ति का, जो भारत के नागरिक हैं, उनके जीवन का सुरक्षा करे। ये संविधान का, हमारा संविधान हमें अधिकार देती है और ये देश का काम है और देश के कानून का काम है कि हमारा रक्षा करे। और तीसरा अधिकार देखते हैं मौलिक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23-24, आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। जैसे कि आपका कोई अगर शोषण करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, अगर आप किसी भी तबके से, वर्ग से आते हैं और कोई भी तबका या वर्ग या कोई संस्था अगर आपको दबाने की कोशिश करती है तो आप 23-24 अधिकार का यूज करते हैं। और 23-24 अधिकार आपको शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार देती है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी नहीं दबा सकता है, सबको मौलिक अधिकार है। और धर्म, सबसे बड़ी चीज देखिए, मौलिक अधिकार में 4वां अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का और अपने धर्म को फैलाने का और अपने धार्मिक कार्यक्रम करने का अधिकार देती है। ये सबको है। भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं, सिख, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, जो भी धर्म है, यहाँ पर सबको इक्वलिटी राइट है और सबको अपने धर्म का रक्षा करने का राइट है। और खास करके अभी के समय में आप देखते होंगे कि इस सिद्धांत को तोड़ा जाता, सबसे ज्यादा अगर कोई तोड़ा है इस अधिकार का, गलत फायदा अगर कोई उठाता है, तो वो धार्मिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोगों को राजनीतिक से हटकर उनके धर्म में एंट्री करते हैं और उनको धर्म के नाम पे बांटते हैं। देखिए, राजनीतिक का जो कर्तव्य है, राजनीतिक सिद्धांत क्या कहती है कि किसी भी समुदाय को आप उसके धर्म के आधार पर वर्गीकृत कर बांट नहीं सकते हैं। अगर आपको राजनीतिक तहत से उनको कैप्चर करना हो तो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आर्थिक तरीके से आप अगर उन्नति करते हैं, उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ाते हैं किसी भी धर्म के लोगों, तो वो आपको वोट करेंगे। लेकिन अभी की राजनीतिक जो है मूलतः काम कर रही है डिवाइड एंड रूल पे। अंग्रेज चले गए बट उनकी आदत नहीं गई है। लेकिन आपको समझना होगा, और जो ऐसे लोग ये भ्रांति भी फैलाते हैं कि आगे धर्म खतरे में है या कोई पार्टियां अगर सरकार में आती हैं तो आपके सभी धार्मिक संविधानों को, अधिकारों को हटा दिया जाएगा, तो ये आप गलत राह पे जा रहे हैं। और कोई भी अगर आपको ये बात बता रहा है तो वो गलत नॉलेज दे रहा है। आपको ये जानना होगा, अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो आपको ये नॉलेज होना होगा
कि कोई भी आपके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं मिटा सकता है, क्योंकि एक सरकार के बीच में खड़ी है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम जुडिशरी बोलते हैं, और संविधान के मूल कर्तव्यों का रक्षा करना, मूल जो अधिकार है उनका रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। और किसी भी मूल कर्तव्य को हटाना सदन के बस की बात नहीं है, वो सुनने उसके पास पावर नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही चाहे तो उसमें छेड़छाड़ कर सकती है, बशर्ते वो भी मौलिक अधिकार को हानि पहुंचाना मतलब संविधान को जख्मी करना के बराबर है। तो आप लोग इस बात से निश्चित हो जाइए, किसी भी पार्टी में इतनी दम नहीं है, कोई सरकार आपके मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। यह भारत के संविधान में 1950 में पारित कर दिया गया। और हम लोग देखते हैं पांचवा अधिकार जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें 29 और 30 अनुच्छेद 30 और 29 में इस बात को रखा गया है, जिसे शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड आपको अधिकार है अपने संस्कृति, अपनी धरोहर, जो संस्कृति जिस धर्म जाति से आते हैं आप, आपके अपने संस्कृति को आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप संगठन बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, उसके लिए सरकार ने आपको 29 और 30 अधिकार दिए हुए हैं। वैसे आर्टिकल 30 विशेषतः संविधान में माइनॉरिटी के लिए दिया गया था, जिसमें वो लोग अपने धार्मिक संस्थान को चला सकते हैं। मूलतः सिर्फ ये माइनॉरिटी के लिए आर्टिकल दिया गया था, जो भी माइनॉरिटी हमारे देश में मुस्लिम भाई लोग हैं उनके लिए, कि वो अपना धार्मिक जो संस्था है वो चला सकते हैं। तो ये पांचवा अधिकार हुआ। और छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको बोलते हैं, संवैधानिक अधिकारों का उपचार। आप किस तरह कानून के समक्ष जा सकते हैं, आपके साथ अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं। आप किसी भी विषय को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, बशर्ते वो कितना हो बड़ा अधिकारी हो, कितना हो बड़ा इंस्टीट्यूशनल का मालिक हो, इंस्टीट्यूशन का, या किसी भी व्यक्तिगत या निजी संस्थान के कितने भी बड़े लोग हों, एक आम नागरिक का वो संविधान का मूल अधिकार नहीं छीन सकता है, उसे नहीं दबाया जा सकता है। इसलिए आप इस बात से निश्चिंत रहें, आपके पास आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं याचिका, और कोर्ट को इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनके रक्षा के लिए। क्योंकि देखिए आर्टिकल जो 13 कहता है क्या, मौलिक अधिकार को कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, यह शक्ति सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में वर्णित है और उच्च न्यायालय के पास 266 अनुच्छेद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि आपके मौलिक अधिकार के साथ क्या होना चाहिए। और क्योंकि देखिए मौलिक अधिकार का इसीलिए उनके पास पावर है कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी का सजा, अगर किसी को मृत्यु दंड, फांसी का सजा या उम्र कैद दिया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आर्टिकल 21 का हनन कहा जाता है, क्योंकि यही संविधान आपको जीवन रक्षा का वादा करती है और कानून उसे मृत्युदंड दे रही है। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह अथॉरिटी है, अधिकार है कि आपके मौलिक अधिकार का वो तत्काल किसी भी कारणवश छीन सकता है। अगर एक व्यक्ति किसी का खून करता है तो उसे सजाए मृत्युदंड मिल सकता है या उम्र कैद, इसका मतलब उसे कैद में रखा जाएगा तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। क्योंकि आपने देखा कि मूल अधिकार में तो कहा गया है आपको घूमने का स्वतंत्रता है, बोलने का है, तो फिर उसे मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो आपके मौलिक अधिकारों को छीन सकता है जब आप कोई गलती करते हैं तो। और उसके अलावा किसी भी सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि आपके मौलिक अधिकार को छीने। और हम लोगों ने अभी मौलिक अधिकार के जो बारे में पढ़ा है और इन अनुच्छेदों पर अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि हर एक अनुच्छेद क्या कहता है। लेकिन मैंने मूलतः सभी अनुच्छेदों को, जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके जानने योग्य हैं, जिसे आप जानेंगे तो आगे वाला या कोई भी नेता आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा। और आप अगर इन सब चीजों को समझते हैं, और खास करके बिहार के सभी ग्रामीण लोगों से मेरा विनती है कि वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ये कोई क्लास या मैं किसी भी टॉपिक को जो पढ़ा रहा हूं संविधान का सिर्फ स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए इन बातों को रखा हूं जो लोग गांव में रहते हैं, और खास करके ऐसे लोग जो
सोशल मीडिया से जुड़े हैं, बट इन सब चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि अभी ऐसा दौर आ गया, जो कंटेंट है जो प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर चलता है वो आप समझ ही सकते होंगे किस तरह का है। और आप देखते हैं नेशनल न्यूज़ वगैरह, तो जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल हैं वो किस तरह आपको हमेशा बातों में उलझाए रहते हैं, असैद्धांतिक तरीके से न्यूज़ दिखाते हैं। इस बात को मेरा दिखाना है, इसीलिए आप अपने अधिकार को समझे। एक टेलीविजन एंकर जो भी टीवी पे बैठकर जितना बात बोल रहा होता है, जिसे उसे जितना अधिकार है उतना ही अधिकार आपको ये आर्टिकल्स देती हैं 19A। आप भी उस बात का जिक्र कर सकते हैं, आपको भी बोलने का अधिकार है। इसलिए अपने अधिकारों को समझे, अपने मौलिक अधिकारों को समझे और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहा है और चुनाव में बहुत ऐसे लोग उतरेंगे मैदान में जो इन बातों का कभी चर्चा नहीं करेंगे और सिर्फ अनएथिकल बातों को बोलेंगे और आपको बरगलाएंगे। तो आपको इस बात को याद रखना है कि आपके पास मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सिर्फ उनके खिलाफ कुछ कदम उठा सकती है, और बाकी बात किसी भी राजनीतिक दल में इतना पावर नहीं है कि आपका वो मूल अधिकार छीने। तो आपको ना तो बीजेपी से डरना है, ना ही आरजेडी से डरना है, ना ही कांग्रेस से डरना है, ना ही तृणमूल कांग्रेस से डरना है। मतलब किसी भी भारतीय राजनीतिक पार्टी से, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय या सरकार में बैठी मोदी जी ही क्यों ना हो, आपको उनसे डरना नहीं है, क्योंकि आपके पास मूल अधिकार है। और आपके मूल अधिकार के रक्षा के लिए सरकार के आगे खड़ी है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को कोई आंख नहीं दिखला सकता है। क्योंकि हाल में ही एक रिपोर्ट आई है, आपको इलेक्टोरल बोर्ड पता होगा, थोड़ा सा टॉपिक है, मैं बता देता हूं, वीडियो लंबा हो गया हो लेकिन सब्र करके सुनिए। इलेक्टोरल बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था जिसे फंड मिलता था, सरकार जो अपने अपने चुनाव के दरमियान जो पैसे खर्च करती थी, कहां से आते होंगे, वो कोई देता था चंदे के रूप में। अब वो चंदा कहां से आता था किसी को नहीं पता था, वो ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, या कौन सा व्यापारी कितना रुपया किस पार्टी को दिया, किसी को नहीं पता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी इलेक्टोरल बोर्ड में पैसे आए हैं उनका ब्यौरा देने के लिए, क्योंकि हाल में ही एक रिपोर्ट सामने आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें कि लगभग 5,500 करोड़ रुपए जो बीजेपी को चंदा मिले हैं, 900 करोड़ रुपए लगभग कांग्रेस को मिले हैं, और बाकी बात जो पार्टियां हैं उनको भी मिली हैं। तो इतने पैसे आखिर कहां से आए, तो एसबीआई को ये रिपोर्ट देना होगा। और आगे से, क्योंकि ज्यादातर पैसे अगर पार्टियों के पास चुनाव में आते हैं चंदा के द्वारा, तो ये वोट खरीद फरोशी का काम होता है, और जिससे आपका मौलिक अधिकार खतरे में जाता है। आप जिसको वोट देना चाहते हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं, आपके माइंड को वॉश किया जाता है, बड़ी रैलियां की जाती हैं, जिससे बहुत सारे स्टेट में जो वहाँ के कारोबार हैं चुनाव के समय ठप हो जाते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान भी होता है। तो आप ये समझिए कि हमेशा से ही सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकार के लिए खड़ी है, कभी भी आपको डरना नहीं है किसी भी सरकार से, और अपने अधिकार को समझना है। और अगले वीडियो में हम लोग हर एक अनुच्छेद को लेकर चलेंगे और हर एक अनुच्छेद के विशेष को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी राजनीतिक हो या आर्थिक विषयों पर हम चर्चा करेंगे, राज्य के, समाज के छोटे से छोटे लोकल स्तर तक के राजनीतिक आर्थिक विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। संवैधानिक अधिकारों पर भी, आपका क्या अधिकार है, संविधान पर भी, और दंड संहिता पर भी हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।